जज पैनल के सभी दिग्गज सदस्य, आप सभी को मेरा आदरपूर्ण नमस्कार। मैं श्वेता सिंह देवघर कॉलेज की छात्रा हूँ और आज मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी ने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया कि मैं अपने विचार एक विशिष्ट विषय जो कि कुछ इस प्रकार से है 75 वर्ष के आईने में भारतीय लोकतंत्र, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करूं। तो मेरे विचार कुछ इस प्रकार से है। भारत का लोकतंत्र विश्व का विशाल लोकतंत्र है। निश्चय ही यह हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। हमने यह लोकतांत्रिक मूल्य आजादी और उस दौरान लड़े गए अनेकों नेक संघर्ष और उनसे प्राप्त अनुभवों से प्रतिफलित किया है। इस वर्ष हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ को बड़े ही उत्साह के साथ एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। सचमुच में इस कालखंड में यह सर्वथा वांछनीय है कि हम इस बात का विश्लेषण करें कि बीते 75 वर्ष हमने क्या हासिल किया, हमें और क्या हासिल करना है, हमारी गलतियां कहाँ रही और क्या हम 75 वर्ष की इस यात्रा में अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने मनोभावों में समेट पाए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के उन विचारों में छिपा हुआ मिलता है जिनका मानना था कि केवल लोकतांत्रिक मूल्य या आजादी प्राप्त कर लेना ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम समय के साथ उससे संजोए रखें। उनका मानना था कि बगैर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के राजनीतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि हम इसी के साथ विश्लेषण की और आगे बढ़े तो हम यह पाएंगे कि जिस तरीके से भारत ने अपनी आजादी प्राप्त की है और जिस तरीके से भारत समय के साथ अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए हुए है, वह सचमुच में अद्भुत है और सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रही है। आज भारत पूरे विश्व में एक निर्यातक देश और एक आत्मनिर्भर देश की श्रेणी में खड़ा है। आज भारत का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह विज्ञान हो, तकनीक हो, खेलकूद हो, हर एक क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में एक सर्वमान्य देश बनकर खड़ा है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार के निरंतर प्रयास से हमारे देश की आधारभूत क्षमता बड़ी तेज गति के साथ विकसित हो रही है। हम मानव संसाधन कहीं न कहीं देश की इस प्रगति में अपने आप को भी शामिल पाते हैं। आज भारत के मानव संसाधन की मांग विश्व के हर एक कोने से आ रही है। आज जिस तरीके से भारत के मानव संसाधन ने अपने अदम्य प्रयास और साहस के साथ जीत का सुनहरा परचम फहराया है, वह सचमुच में अद्भुत है। मिसाल के तौर पर हम कमला हैरिस को ले सकते हैं, जो कि भारतीय मूल की स्त्री है और जिसने अमेरिका में हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को जीतकर इतिहास रच दिया है। इसी तरीके से हम नीरज चोपड़ा, सलीमा शेटे, निक्की प्रधान को ले सकते हैं, जिन्होंने टोक्यो में हुए ओलंपिक में पदक जीतकर हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराया है। आज आवश्यकता है तो उन सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोए रखने की, बचाए रखने की, जिसके द्वारा हमारा भारत देश और हम भारतवासी प्रगति कर पा रहे हैं। यह जितनी भी लोकतांत्रिक मूल्य है, ये हमारे लिए बनाई गई है। हम जन भावनाओं के प्रति समर्पित है और हमने इसलिए इसके प्रति कृतज्ञता जरूर रखनी चाहिए। यह जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यह नित्य हमें नए नए अवसर प्रदान कर रही है कि हम अपने देश को एक ताकतवर देश बनाएं। इस दौर में हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के उन मनोभावों को अपने मनोभावों में जरूर लेकर चलना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपने देश में एक ताकतवर और एक प्रगतिशील आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को कायम कर पाएंगे। 75 वर्ष की इस आजादी की यात्रा में हमें अपनी शासन व्यवस्था से कुछ यही अपेक्षा है और हम यह वादा करते हैं, जहां तक हो सकेगा हम अपना सापेक्षिक सहयोग अपने सरकार को जरूर देंगे, जिससे कि मुझे लगता है कि हमारा देश प्रगति के शिखर पर खड़ा होगा और हम सभी भारतवासी 75 वर्ष की यात्रा को एक अमृत महोत्सव के रूप में परिणित कर पाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरे द्वारा निर्मित एक कविता जरूर कहना चाहूंगी। वह खून ही क्या जो देश की शान न बढ़ाए, वह जिस्म ही क्या जो माटी में ना मिल पाए, वह काबिलियत ही क्या जो देश के काम ना आए, वह प्रेम ही क्या जो देश प्रेम ना कहलाए। हमारे पूर्वजों ने इतिहास बनाया है, अब तो इतिहास रचने की बारी है। देश की प्रगति की ओर ये हम युवाओं की तैयारी है। जय हिंद, जय झारखंड।
बहुत अच्छा, आपकी कविता विशेष रूप से बहुत अच्छी रही, धन्यवाद। बहुत प्रेरणादायी रहा है। आपसे कुछ प्रश्न करने चाहेंगे हम लोग। यस सर। आपने अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाए हुए या उस कमिटी के द्वारा जो कि संविधान को बनाने में बहुत दिन रात मेहनत किया, तो क्या वो जो संविधान है उसमें कोई वो वैसा ही रहेगा या उसमें कुछ परिवर्तन भी होगा, और यदि परिवर्तन होगा तो क्या उसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं यदि हुआ है तो? सर हमारे संविधान में तो अमेंडमेंट की प्रक्रिया चल ही रही है। जैसे कि सर पहले मतलब कुछ रिजर्वेशन नहीं था, आज रिजर्वेशन हो गया है। पहले सर था, लेकिन ये था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था। लड़कियों को पहले कुछ मतलब मिलना चाहिए था जो वो नहीं मिल पा रहा था, अमेंडमेंट के द्वारा उससे मिल पा रहा है वो। तो सर मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं हो चुकी है संविधान में, लेकिन समय बदल रहा है, तो कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो सर उसके लिए तो अमेंडमेंट बनाया ही गया है, और सर इस बार अमेंडमेंट 191 तक पहुंच चुका है। तो सर मुझे लगता है व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अमेंडमेंट माने लोकसभा विधानसभा के अलावा और कौन उसमें संशोधन करवाता है? गुड क्वेश्चन। अभी जैसे अगर आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहेंगी तो क्या आपको किसका सहारा मिलेगा? संविधान ने तो नहीं दिया, कोई कानून ने नहीं दिया, तो संशोधन जो या कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और किस पर आप कौन कर सकता है परिवर्तन उसमें? सर 3 तरीके के तो अमेंडमेंट किए जाते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, और सर एक है जो मुझे याद नहीं आ रहा सर उस तरीके से, जिसमें कि एक में तो अभी दो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया ना कि आपको महिला अधिकारियों को आर्मी में मौका दिया जाए। यस सर, यस सर। ये कमीशन, परमानेंट कमीशन दिया जाए, सुना होगा आपने। हाँ हाँ सर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन कर सकता है, कोई भी कानून में उसकी विवेचना करके, इंटरप्रिटेशन करके, कंस्ट्रक्शन करके उसमें कह सकता है इसमें यह बात भी है या इसको ऐसा होना है। ओके, थैंक यू। आप कुछ कविता करती हैं ना, जो है बताइए कि सबसे बड़े राष्ट्रवादी कवि जो है बिहार में कौन है? तो बिहार में रचनाएं, हाँ बिहार में आपका पड़ोसी राज्य है, उनकी रचनाएं सुनकर के आप भी बहुत ऊर्जा से लबरेज हो जाता है, ऊर्जान्वित महसूस करता है। सर मेरे ख्याल से रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू श्वेता। माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के इस पटल में मैं ये कहना चाहूँगी अपने सदस्य को कि हम ऐसे ब्लड बैंक की स्थापना नहीं कर सकते हैं। ब्लड बैंक की स्थापना करते समय हमें WHO के बहुत सारे प्रावधान हैं जिसका पालन करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना का काल चल रहा था, बहुत सारी क्षतियाँ हमें हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन दोनों पर ध्यान दें, इस पर कार्य करें। हमारी सरकार ने यह भी कार्य किया है कि हम ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों पर कार्य करें, और हमें खुशी है कि हमें इसमें सफलता मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने मोबाइल वैन की व्यवस्था कर रखी है, जिसके माध्यम से हमने हर जगह पे लोगों को एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, जिससे उपयोग करके वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माननीय महोदया, मैं आपको बता दूं कि हमने कूलिंग रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था कर चुकी है, जिसके माध्यम से हम ब्लड को एक निश्चित तापमान पर रख सकते हैं, जिससे होगा ये कि वो ब्लड खराब नहीं होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम ब्लड बैंक की स्थापना कर दें, वहाँ पे अगर ब्लड जमा होगा तो अगर उसका उपयोग ना हो समय पर तो वो ऐसे भी खराब हो जाएगा। अगर वो ब्लड किसी को दे दिया जाए तो मुझे लगता है उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सरकार का सिर्फ एक ही मोटो है, और वो मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी सरकार निरंतर उसी बात पर ध्यान दे रही है और हम यह प्रयास करेंगे कि हम इस मोटो का उल्लंघन ना करते हुए जहां तक हो सके हम जल कल्याणकारी कार्य करेंगे। मैं सदन का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने सदस्य को यह आश्वासन देती हूं कि हमें समय दिया जाए। हमारी सरकार तो भी आई ही है, आप परिणाम देखिएगा, हम बेहतर करेंगे। धन्यवाद। मेरा अनुभव तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा रहा। जैसा कि पीआरएस की जितनी भी टीम थी, मुझे लगा नहीं था कि कभी ऐसे भी कोई मेंबर हो सकते हैं जो हमें इतना ट्रेंड करे, क्योंकि आजकल जैसे कि सर ने बोला शिक्षा व्यापार हो गया है, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगा। यहाँ पे लगा कि वो गार्जियन, हम बच्चे निस्वार्थ भाव से उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया। मैं यहाँ पे अपने जो प्रधानाचार्य थे हमारे कॉलेज के श्री वसंत सर का, और हमारे जो नोडल ऑफिसर थे श्री यदुवंशी प्रणय सर का, और मेरी फैमिली को विशेषकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से आज कंडीशन है महिलाओं की, और जिस ज़िले से मैं हूँ देवघर ज़िले से, वहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, और उनका एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि बस सेटल होना है, ये नहीं कि हाँ दुनिया भी देखना है। उनका ये लक्ष्य रहा ही नहीं है। और हम अगर कुछ सोचते भी हैं ऐसा, तो लोग थोड़ा बाधाएं डालते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियां हैं, चार दीवारी में बंद रहना चाहिए। लेकिन मेरी फैमिली और जितने भी सर थे, जितने भी मुझे प्रशिक्षण दे रहे थे, उनका कहना था कि नहीं बस आगे जाओ, जहाँ तक मंजिल है उड़ान तुम्हें भरनी है, पंख खोल दिया है, बस अब उड़ो जहाँ तक उड़ सकती हो। और इसी के लिए मैं JVS TV को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो लगातार हमारे साथ बने रहें, हमें प्रशिक्षण भी दिए, रात दिन एक करके हम जिस स्थिति में हैं और हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं उसके बारे में हर दिन एकदम प्रतिदिन ये करते रहें कि हम अपनी सूचनाएं प्राप्त करवाते रहें। मुझे लगता था कि संसद का काम बड़ा ही आसान होता है, उसमें कुछ विपक्ष के होते हैं, कुछ पक्ष के होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, CM होते हैं, जैसे लाइटली हम लेते थे। लेकिन अब लगता है कि नहीं, उन लोगों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं कि जो सत्ता पक्ष में है पूरी पावर उन्हीं के पास है, विपक्ष का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष अगर चाहे किसी बिल को लॉ बनाने का तो वो बना सकते हैं, विपक्ष अगर चाह ले कि वो नहीं बनेगा तो हो सकता है उनको थोड़ी बाधाएं आए।